बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम निसान क्लिपर को रिस्टोर कर रहे थे। इसकी पेंट जॉब वगैरह डन की है और इसका आज फाइनल रिव्यू है। फाइनल मतलब ये कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, क्या क्या काम कैसे कैसे हुआ, क्या क्या स्टेप्स हुए। ऐसे तो सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दो फर्दर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले पेंट से शुरू करते हैं। पेंट इसमें जो किया है, ये सारा सामान पड़ा हुआ है। ये देखें, ये पेंट है इसका जो मैंने इसके ऊपर किया है। ये पर्ल कंपनी का पेंट है, ठीक है। ये 045 इसका नंबर है। ये देखें 045 लिखा हुआ है और ये बलिनो गाड़ी में जो शेड आता है वही ये वाला शेड है। ये थोड़ा सा ऑफ वाइट सा कलर होता है, प्योर वाइट नहीं होता, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर होता है। ये इसका पेंट है। ये देखें, ये पेंट कंपाउंड पॉलिश होने के बाद क्लियर हो गया हुआ है। अब ये देखें, इसकी रिफ्लेक्शन चेक करें आप। ये मेरे हाथ की रिफ्लेक्शन इसके अंदर वाजे नज़र आ रही है। इसका मतलब शाइन इसकी बहुत अच्छी आई है, क्योंकि मैंने 2 से 3 कोट अच्छे भारे रख के लेकर के लगाए हुए हैं इसके ऊपर। और 1000 नंबर के पेपर से और फिर 2000 नंबर के पेपर से इसकी सैंडिंग भी करके उसके बाद उसको कंपाउंड किया है और ये बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है इसकी। अच्छा, अब ये हो गया पेंट इसका। उसके बाद जो हार्डनर लेकर यूज़ किया मैंने इसके अंदर, वो ये IPH कंपनी का यूज़ किया। ये आता है 1600 रुपये का 1 लीटर का सेट होता है। इसमें ये 1 लीटर लेकर होता है, साथ वो इसके आधा लीटर हार्डनर होता है, वो नीचे पड़ा हुआ हार्डनर, ठीक है। ये IPH कंपनी का है, ये भी बहुत अच्छा होता है हार्डनर लेकर। मैंने इसके अंदर ये हार्डनर लेकर ये वाला यूज़ किया। साथ थिनर आपको मैंने दिखाया था 123 कंपनी का, IPH कंपनी का ही 123 के नाम से आता है, वही वाला थिनर यूज़ किया। और अब आप ये देखें, ये पहला कंपाउंड हुआ है, अभी इसका एक कंपाउंड हुआ है। तभी ये दूसरे कंपाउंड पर इसकी शाइनिंग मज़ीद इन्हांस हो जाएगी, मज़ीद इसकी शाइनिंग वाज़े हो जाएगी। अभी आप देखें ये शाइन कैसे ज़बरदस्त आ रही है। ये एक कंपाउंड हुआ है इसको। अच्छा, उसके बाद ये इसका फ्रंट आ गया, फ्रंट लुक आ गई। ये इसकी फ्रंट से, और ये इसकी छत आ गई कंप्लीट। इसको बाहर से पेंट किया था। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर पे जाने से पहले इस हैंडल की आपको स्टोरी मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी। ये हैंडल टूटा हुआ था, इसको मैंने जोड़ा है। लेकिन ये हैंडल जोड़ा क्यों है, मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ये हैंडल की प्राइस थी 5000 रुपये से स्टार्ट हुई थी बिलालगंज में। और ये 2 से 3 बंदों के पास पड़ा हुआ था। एक ने 5000 कहा, उसको मैंने फ़ाइनल पूछा तो उसने 3500 कहा था मुझे फ़ाइनल। दूसरे के पास किया, उसने 2500 कहा और उसने फ़ाइनल मुझे 2000 कहा। लेकिन मैंने कहा कि यार 2000 बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब एक चीज़ टूट गई है तो आप अगर वो 2000 की ले रहे हैं तो नेक्स्ट अगर दोबारा टूट जाती है इसका मतलब फिर दोबारा आपने उसके ऊपर 2000 का खर्चा करना है। तो इसका कोई हल होना चाहिए। ये देखें, अब इसका हल मैंने क्या निकाला, इसको मैंने रिपेयर किया था। अब ये इतना महंगा क्यों होता है ये हैंडल इसका निसान क्लिपर का, क्योंकि ये न्यू नहीं मिलता आपको। जो चीज़ न्यू मिलती है उसकी प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि वो बिलालगंज में फिर काबली की कीमत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि लोग न्यू लेकर डाल लेते हैं। अब ये मिलता ही नहीं है न्यू, इसकी डाई ही नहीं बनी हुई है, ये आपको मिलना ही काबली है। और जिस बंदे के पास पड़ा हुआ है उसने अपनी संभाल के पैसे लेने हैं आपसे कि उसने इस चीज़ को संभाल के रखा है, इस चीज़ के पैसे हैं। अब मुझे अगर 2000 का ये हैंडल लेके मैं डालूँ तो अगर दोबारा टूट जाए तो इसका मतलब मैं फिर 2000 का हैंडल लेके डालूँ तो ये मुझे बहुत एक तरह का खर्चा पड़ता रहेगा इसका। अच्छा, मैंने क्या किया, उस हैंडल को रिपेयर किया और मैंने आपको शेयर किया था मैंने इसको सेल्फ क्योर से रिपेयर करना है। सेल्फ क्योर एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं इसको मैजिक से जोड़ता, एल्फी से जोड़ता या बम्पर रिपेयर करने वालों से भी जुड़वा के देखा था, उन्हें ताले लगा के इसको जोड़ा था, लेकिन ये फिर भी नहीं था जुड़ता। अब सेल्फ क्योर क्या चीज़ है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये डेंटिस्ट्री की फील्ड में एक केमिकल यूज़ होता है जो हमारी, आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोगों को बतीसी एक लगती है जिसको डेंचर कहते हैं। वो डेंचर जो होता है वो इस सेल्फ क्योर से बना होता है। ये होता है सेल्फ क्योर। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक इसमें पाउडर होता है, ये देखें, ये रेड कलर का इसका पाउडर होता है, ये ऐसे होता है। और ये अक्सर हम, ये वो पाउडर होता है जिसको हम डेंटल पाउडर कह के कैरम बोर्ड में भी यूज़ करते हैं। कैरम बोर्ड के अंदर हम इसको बिछा के, तो गोटी हमारी जो है वो स्लिपरी हो जाती है। कैरम बोर्ड हमारा अच्छा पाउडर सा होता है, ये इसको हम डेंटल पाउडर कहते हैं। ये देखें, ये वही पिंक से कलर का पाउडर है जो बूढ़े लोगों के दांतों, जो मसनूई दांत हम लगाते हैं, इसको हम बतीसी कहते हैं, डेंचर कहते हैं जिसको, वो इस पाउडर का बना होता है, उसका रेड हिस्सा। बाकी उसमें वाइट कलर के दांत आर्टिफिशियल जोड़े जाते हैं। तो ये जो केमिकल होता है ये बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत किसी भी चीज़ को जोड़ लेता है। तो मेरे ज़हन में ये है था, ये मुझे 250 रुपये का पैकेट मिला था डेंटल सप्लाई वालों से। तो इसका ये पैकेट फॉर्म में आता है, ये बोतल में मैंने इसको खुद डाला हुआ है। एक ये पाउडर होता है इसके अंदर और एक ये इसका लिक्विड होता है। आपने पाउडर डालना है, उसके बाद आपने ये देखें ये लिक्विड होता है इसका पानी की तरह। ये लिक्विड आपने इसको डालना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपने इसको जहाँ पे जोड़ना है उसको आप उस चीज़ को इससे जोड़ सकते हैं।
तो ये 250 रुपये का डेंटल सप्लाई वालों से मुझे पाउडर मिला था पैकेट पूरा, तो मैंने इसको बोतल में डाल लिया था। ये काफ़ी जगह पे काम आ जाता है। ये मैजिक से भी इवन हैवी जोड़ता है किसी चीज़ को, तो ये हैंडल मैंने इससे जोड़ा है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये डेंटल सप्लाई वालों के पास आपको जाना पड़ेगा, जो कि लाहौर में तो हाल रोड वाली साइड पे बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं हाल रोड के शुरू में डेंटल सप्लाई वाले, उनके पास डेंटिस्ट्री का सारा सामान होता है, तो उनसे आप डेंटल पाउडर कह के आप ये ले सकते हैं। इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है, बड़े एहतियात से इसको यूज़ करना पड़ता है। तो बाकी शहरों वाले भी पता कर लें जहाँ से डेंटल सप्लाई वगैरह डेंटिस्ट जो होता है, डॉक्टर होता है, वो जिस दुकान से डेंटल सप्लाई लेता है वहाँ से ये पाउडर मिल जाता है। इसको सेल्फ क्योर कहते हैं, इसका जो असल नाम होता है इसको सेल्फ क्योर कहते हैं इस पाउडर को। तो ये होता है, इससे मैंने इसका हैंडल जोड़ा और मेरा जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है हैंडल का। बाकी इंटीरियर पे आ जाते हैं। इंटीरियर इसका सारा सीटें वगैरह रिस्टोर हो गई हैं, वॉश की थी मैंने सर्फ के साथ अच्छी तरह, और इसको मैंने ब्रश मार के धोया था, फिर इसको सूखने के लिए रख दिया था, सूखी थी तो फिर इनको मैंने फिट कर लिया। नीचे रेक्सिन जो बिछाया है वो भी अच्छी तरह, इसका पुराना जो निकला था उसको धो के मैंने दोबारा से इसको बिछाया रेक्सिन को। तो ये इंटीरियर इसका कंप्लीट हो गया है। अब आगे इसकी जो रूफ़ है वो भी आप देख लें। ये रूफ़ सारी मैंने इसकी वॉश की थी, इसको मैंने खोला हुआ था तो मैंने इसको सर्फ के साथ ब्रश मार के कपड़े धोने वाला अच्छी तरह वॉश किया था इसको, फिर इसको फिट किया, बिल्कुल न्यू हो गई है ये रूफ़ इस टाइम। अब आपको फ्रंट इसका डैशबोर्ड वगैरह दिखा देता हूँ। इसके डैशबोर्ड में साउंड सिस्टम की वीडियो तो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये आपको दिखाया था। मैंने अंडरग्राउंड वायरिंग करके इसके चारों स्पीकर इंस्टॉल किए थे। एक ये स्पीकर था पैसेंजर साइड पे फ्रंट स्पीकर, और एक वो ड्राइविंग साइड का फ्रंट स्पीकर था, ड्राइविंग साइड का बैक स्पीकर और पैसेंजर साइड का बैक स्पीकर। इस तरह ये 4 स्पीकर कंप्लीट होते हैं। इनकी वायरिंग मैं यहाँ पिलरों के अंदर से अंडरग्राउंड सारी वायरिंग लेके आऊँ। देखिए कोशिश होने के बाद सारी वायरिंग इसकी छुप गई है। यहाँ से आती हुई वायरिंग इसकी उस पिलर में से नीचे आके और यहाँ से सेंटर कंसोल में से बाहर आ रही है, सेंटर डैशबोर्ड में से बाहर आ रही है, डैशबोर्ड के सेंटर से ना, इस जगह से। तो ये मेरी सारी वायरिंग अंडरग्राउंड हो गई है। और फिर यहाँ से जो तार गुजरती है ना, वो मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि इस जगह इस रबड़ के अंदर से गुजारें तार को। वो तार कैसे इस रबड़ के अंदर से गुजरती है, आपको स्टील वायर का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ से स्टील वायर अंदर घुसाएं और इधर से बाहर आ जाती है, उसके आगे तार बांध कर उसको वापस खींचें इस साइड पे, तो वो आपकी स्पीकर की तार इसके अंदर से गुजर जाती है। फिर अक्सर आपने देखा होगा आपके पास जो गाड़ी है उसमें अक्सर इलेक्ट्रीशियन इस तार को यहाँ से ऐसे रबड़ को साइड पर करके बाहर से तार गुजार के यहाँ से अंदर घुसा देता है और वो तार यहाँ से ब्रेक हो जाती है। अब आपने इसको अंडरग्राउंड कर दिया है इस स्पीकर की तार को, और ये पानी से भी बची रहेगी और ये यहाँ से ब्रेक भी नहीं होगी। तो ये आपने एक स्पेशल काम मैंने आपको उसने भी बताया था अपने इलेक्ट्रीशियन से करवाया करें कि उसको कहा करें ये तार को अंडरग्राउंड गुजारा करें। तो ये मेरे स्पीकर कंप्लीट हो गए थे। स्पीकर मेरे थोड़े से ख़राब थे लेकिन मैंने उसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट मैंने स्पीकर ला के जब चेंज करने हैं तो मैंने जस्ट ये पोशिश ओपन करनी है और स्पीकर चारों नहीं लगा देने हैं, मतलब मुझे वायरिंग नहीं इसकी छेड़नी पड़ेगी, वायरिंग मेरी अंडरग्राउंड हो गई है। इसी तरह ये LCD की मैंने वीडियो बना दी थी, वीडियो में LCD में वो इसका डिस्प्ले नहीं था आ रहा, लेकिन ये साउंड वगैरह सही देती है। मैंने कनेक्शन वगैरह कर लिए। अब जस्ट मैंने हाल रोड से जाके LCD न्यू परचेज़ करनी है। तकरीबन 4000-3500 की चाइना की LCD आ जाती है। वो ये चाइना की ही ऑलरेडी लगी हुई है और चाइना की लगा लें आप। फिर अगर पाइनियर वगैरह की लगाते हैं उसमें भी चाइना की कॉपी मिल जाती है, वो भी तकरीबन 3500-4000 की, वो भी लगा सकते हैं। तो वो मैंने जो है अब चेंज करनी है। वायरिंग मेरी सारी ओके निकल आई है LCD की, जस्ट मैंने LCD को ऐसे बाहर खींचना, नई LCD के कनेक्शन करके उसको फिट कर देना, मुझे वायरिंग नहीं ओपन करनी पड़ेगी। इसी तरह नीचे इसके मैट वगैरह धो के डाले हुए हैं, वो सूखेंगे तो वो यहाँ पे बिछाने हैं। फिर इसके बाद कुछ सेंसरों का इशू था, वो मैं आपको कंप्लीट उसके बारे में भी गाइड करता हूँ कि सेंसरों का क्या था। उससे पहले मैं आपको डिक्की भी खोल के दिखा देता हूँ। इसकी बैक डोर जो है उसको खोल के, ये देखें ये इसका बैक डोर आ गया, ये मैंने कंप्लीट फिट कर लिया था। ये देखें इसके 2 शॉक्स लगे हुए हैं, वो भी प्रॉपर फिट हो गए हैं। इन साइड मैंने इसको टचिंग की हुई है, पेंट की यहाँ पे सारी डिक्की के अंदर जो है ये सारा बगैर लैकर के पेंट किया हुआ है। ये मैंने नमदा वगैरह इसका लगा दिया हुआ है, ये कंप्लीट हो गया हुआ है। ये इसके शॉक्स लगे हुए हैं। ये इसकी सीट है जो बैक सीट से फिट होती है, और यहाँ पे इसकी बैटरी है। ये बैटरी के लिए यहाँ से रेक्सिन को काटा हुआ है। जब बैटरी आपने खोलनी होती है, ये 10 नंबर का बोल्ट है, इसको खोलेंगे तो ये कवर उठेगा, नीचे इसकी बैटरी होती है इसकी बैक साइड पे, किसी भी कैरी बोलान के या जैपनीज़ कैरी डब्बे के यहाँ बैक साइड पे बैटरी होती है। और अब आप ये देखें, आपको कहीं पे भी कोई तार नज़र नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ पिलरों के अंदर से अंडरग्राउंड वायरिंग जा रही है, जो मैंने यहाँ पे की है बिल्कुल क्लियर वायरिंग अंडरग्राउंड की है, मतलब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, हर चीज़ क्लियर है सामने, तार कोई भी नहीं नज़र आएगी आपको। ये कोशिश इसकी साफ़ वगैरह कर ली है, ये भी धो लिया है। ये हो गया बैक साइड पे। और इस साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो अलॉय रिम वगैरह लगे हुए हैं, ये वैगन आर के इसमें ऑलरेडी लगे हुए थे, इनको मैंने वॉश आउट कर लिया अच्छी तरह। ये वैगन आर में जो आता है साइज़, ये वही साइज़ है। टायर इसमें बर्फ़ानी टायर के नाम से ये जाने जाते हैं। ये वो वाले लगे हुए, इनकी गुट्टी थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन सस्पेंशन को हार्ड कर देते हैं, लेकिन ये बर्फ़ानी इलाके में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, स्लिपरी से गाड़ी को बचाते हैं। तो ये टायर इस वजह से यही लगे रहने दिए हैं, क्योंकि ये मरी वगैरह जाना होता है अक्सर, तो उसमें ये टायर बहुत काम आते हैं। बहुत अच्छे टायर हैं ये वहाँ जाने के। लोकल के लिए इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन मरी के लिए बहुत अच्छे हैं।
ये इसका ये वाला डोर खुल गया, यहाँ से व्यू है। ये बैक साइड पे 3 सीटें पीछे हैं, 3 सीटें आगे हैं, एक फोल्डिंग सीट है, 2 फिक्स सीटें हैं। और ये सारा यहाँ पे मैट बिछेगा, मैट इसका धोया हुआ है, वो सूखेगा तो वो बिछेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके सेंसरों की तरफ। इसमें इंजन कंपार्टमेंट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सेंसरों का इशू था, जिसमें मैप सेंसर का इशू आ रहा था। तो वो मैं आपको बताता हूँ मैंने किससे क्लियर करवाया और कैसे क्लियर करवाया। बड़ा एक्सपर्ट बंदा मुझे मिल गया। अच्छा, ये देखें, ये इसका इंजन रूम आ गया। यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, ये टीपी सेंसर लगा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मैप सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और ये अल्ट्रेशन करके यहाँ पे एक मैप सेंसर लगाया गया है, जो कि ये लगा हुआ है। ये देखें, ये मैप सेंसर 3 तारों वाला लगा हुआ है। अब ये हुआ ऐसे था कि मैं इसको ड्राइव कर रहा था, तो मैं बिलालगंज के पास से गुजर रहा था। उससे पहले ये ना थोड़ा सा चेक लाइट आ रही थी टीपी सेंसर की। जब स्कैनर लगवाना उसने टीपी सेंसर का कोड दे देना, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा टीपी सेंसर चेंज किया, लेकिन वो मेरी चेक लाइट नहीं थी जाती, थोड़ी देर के लिए जाती थी फिर आ जाती थी। तो फिर मैं बिलालगंज से गुजर रहा था, तो वहाँ पर गाड़ी बिल्कुल RPM नहीं थी उठा रही है, रेस एक्सीलरेशन बिल्कुल नहीं थी पकड़ी, गाड़ी बिल्कुल बंद होने लग गई। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ बिलालगंज पहुँच गया, क्योंकि मैं करीब ही था। तो मैंने वहाँ पे पता किया, तो एक बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ पे बिलाल है, बाबा फ़रीद ऑटो इलेक्ट्रीशियन उसकी दुकान का नाम है, बाबा फ़रीद। तो आप उससे चेक करवा लो, वो काफ़ी एक्सपर्ट है। तो मैं उसके पास गया, उसने जब स्कैनर लगाया तो इसमें टीपी सेंसर का कोड आ रहा था, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये टीपी सेंसर का कोड नहीं है। कोड बेशक टीपी सेंसर का है, लेकिन ये मैप सेंसर का इशू आ रहा है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैप सेंसर मैंने ऑलरेडी चेंज करवाया। उसने कहा वो ख़राब है, मैं अपने पास से एक सेंसर लगाता हूँ, उससे ये मसला हल हो जाएगा। उसने मुझसे पैसे तो नो डाउट ज़्यादा लिए हैं, लेकिन बंदा बड़ा एक्सपर्ट था। लेकिन ये है कि पैसे कुछ ज़्यादा लग गए हैं मेरे। उसने मुझसे टोटल 2000 रुपये इसकी मजदूरी ली है। 3000 उसने मुझे कहा था लूँगा, लेकिन उसने 2000 रुपये डन किया फिर मुझसे, मैंने मतलब डिस्काउंट वगैरह करके 2000 उसने मुझे मजदूरी इसकी बताई थी, और कह रहा था जो सामान लगेगा उसके पैसे आपने देने हैं या आपने सामान ला के देना है। लेकिन उसने मार्केट बंद थी, मुझे सामान मिला नहीं, मैंने कहा अपने पास से ही आप डाल दो। उसने ये एक सेंसर उसके पास पड़ा हुआ था, मैप सेंसर, ये 3 पिनों वाला था। उसने ये 3 पिनों वाला सेंसर लगाया। इसका ये ग्रिप होता है जो इस मैप सेंसर के साथ कनेक्ट होता है, ये ऐसे करके कनेक्ट होता है इस मैप सेंसर के साथ। यहाँ पे उसने इसको उतारा, इसके अपने ओरिजिनल मैप सेंसर को उसने डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद इसने जो है एक ये सेंसर लगाया जो हवा इन होती है गाड़ी के थ्रोटल बॉडी में, ये यहाँ पे करके रीडिंग शो करता है, यहाँ पे करके लगा होता है। लेकिन इसमें इसकी ऑप्शन नहीं थी है, उसने ये ऑल्ट्रेशन करके लगाया है इस सेंसर को। जब उसने लगाया मैप सेंसर को तो मसला हल हो गया, गाड़ी के RPM भी स्टेबल हो गए और गाड़ी की पेट्रोल एवरेज भी बहुत अच्छी हो गई। फिर चेक लाइट आ रही थी, उसने उस चेक लाइट को ख़त्म करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेंसर इसमें ऑल्ट्रेशन करके लगाया। उसने ये टोटल 2 सेंसर लगाए हैं, जिसका उसने मुझसे 2000 रुपये मांगा था, 2000 मजदूरी और 2000 सेंसरों का। खैर वो थोड़ा डिस्काउंट करके, बिलाल नाम है, उन्होंने मुझे तकरीबन 3000 में ये पूरा ओवरऑल ओके करके दिया। मतलब काम इतना लंबा नहीं था, लेकिन क्योंकि जाहिर है जो एक्सपर्ट मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, उसने थोड़े से पैसे ज़्यादा ही लेने होते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये मेरा काम हो गया था बिलाल भाई से। तो उन्होंने मतलब अच्छा काम किया, मुझे, मैं हैप्पी हूँ उनसे। मतलब उन्होंने पेट्रोल एवरेज भी बहुत अच्छी हो गई है उसके बाद, और गाड़ी का मतलब पिक वगैरह भी अच्छी हो गई है। ये मुझे कुछ इशू आ रहा था इसके सेंसरों में, तो इवन उससे पहले जब मैंने स्कैनर लगवाया तो मुझे इलेक्ट्रीशियन ने कहा था कि आप इसकी पूरी थ्रोटल बॉडी चेंज करोगे तो फिर आपका मसला हल होगा। मैं थ्रोटल बॉडी भी चेंज कर चुका इसकी, मेरा तकरीबन कोई 3500 का खर्चा हो चुका था ऑलरेडी, जो किसी खाते में नहीं था जा रहा। उसके बावजूद वो मसला वहाँ का वहाँ ही था। तो बिलाल भाई ने फिर ये सारा क्लियर किया मसला। तो अच्छे इलेक्ट्रीशियन है मेरे, उनके बारे में अच्छे ख्यालात हैं। मतलब पैसे थोड़े ज़्यादा लेते ज़रूर हैं नो डाउट, लेकिन काम अच्छा करते हैं। पैसे ज़्यादा ज़रूर लेते हैं, लेकिन काम मतलब तसल्ली वाला होता है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और पहली दफ़ा मैं उनके पास गया हूँ। उसके बाद जो मैकेनिकल वर्क होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका पूरा इंजन मैंने ओवरऑल करवाया था। वो नज़ाकत भाई हैं बिलालगंज में, मोहम्मदी ऑटो इलेक्ट्रीशियन के नाम से, और मैंने कमेंट सेक्शन में उनका नंबर भी दे दिया था। जब अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे उनका नंबर भी ले सकते हैं। उन्होंने 5000 मुझसे लेबर ली थी इसका पूरा इंजन खोलने की और बंद करने की। और इंजन खोलने के बाद रिंग, पिस्टन और वाल्व सीलें और वाल्व वगैरह का काम हुआ था। टोटल उसके ऊपर जो मेरा एक्सपेंस आया था वो 16300 लगा था विद लेबर और विद ऑयल। ये कंप्लीट मेरा एक्सपेंस आया था। इसके ऊपर 5000 रुपये लेबर का था, 2000 रुपये ऑयल का था। उसके अलावा कोई मतलब आप समझ लें 9000 रुपये का बाकी सामान वगैरह और खरादिए का जो था, खरादिए ने तकरीबन 3000 लिया था। बाकी रिंग वगैरह आए थे, गैसकिट वगैरह आई थी और इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी। वो सारा मिला के मेरा 16300 रुपये का खर्चा हुआ था इस पूरे इंजन को ओवरऑल करवाने में। और वो मैंने नज़ाकत भाई से करवाया था। नज़ाकत भाई के पास मैं पूरा लाहौर छोड़ के इस वजह से जाता हूँ कि वो बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। जो काम मुझसे नहीं हो सकता मैं फिर उनसे करवा लेता हूँ। मैकेनिकल फील्ड का जो भी काम होता है, सस्पेंशन का, इंजन का, तो वो मैं हमेशा बिलालगंज में नज़ाकत है मोहम्मदी ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मोहम्मदी ऑटो वर्कशॉप, तो उनके पास चला जाता हूँ।
तो उन्होंने मेरा ये इंजन का काम सारा ओवरऑल करके दिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंजन, धुआं इसका बहुत था, बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाकी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसकी ड्राइव वगैरह भी करके देखी है, माशाल्लाह फ़िट है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था निसान क्लीपर के बारे में, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये सारे छोटे मोटे जो काम मैंने कुछ बाहर से करवाए हैं उसके थोड़े से खर्चे हुए हैं, बाकी जो मैंने खुद किए हैं वो पेंट वगैरह का वर्क सारा मैंने खुद किया है, इंटीरियर वगैरह को इसको रिस्टोर खुद किया सारा। तो वो सारा मिला के तकरीबन मुझे कोई इस पे गाड़ी पे काफ़ी टाइम भी लग गया, तकरीबन 1.5 से 2 माह लग गए थे इस गाड़ी को। तो अब अल्लाह का शुक्र है ये सारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब इसका छोटा मोटा काम अगर कोई पेंडिंग होगा तो वो साथ साथ चलता ही रहता है, लेकिन मेजर वर्क जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। इन साइड को ओरिजिनल छोड़ के सारे पिलर वगैरह ओरिजिनल पेंट में, बाहर से सारी गाड़ी पेंट की है। तो ये देखें ये सारा इस तरह काम कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, जो नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।